welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I am going to discuss about molecular cloning of DNA or RNA fragments in bacterial and eukaryotic system. And to understand it, we need to understand about the technology of recombination, and then about some vectors, that is the cloning vectors, that is the bacterial cloning vector, yeast cloning vector, as we choose bacteria or yeast for propagating or for replicating our recombinant fragment into the plasmid. So here we are going to include the constructing recombinant DNA, means the procedure and the main points, or we can say the overview of construction of recombinant DNA, then restriction, enzyme digestion, DNA ligation, bacterial transformation, and DNA and gene libraries. We all know that these are vast topic in itself, but we are going to understand them a little as it is an introductory section, and we are going to discuss them thoroughly in my upcoming videos. So thank you so much for clicking on my video and stay tuned with me. जब मैं बात कर रही हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए की, रिकम्बिनेंट डीएनए एक्चुअल में है क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए मीन्स काइमेरिक डीएनए, और मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा मोलिक्यूल डीएनए का जो दो डिफरेंट स्पीसीज को के डीएनए को ज्वाइन करके या उनके जीन सीक्वेंस को ज्वाइन करके प्रिपेयर किया गया हो, और उस काइमेरिक डीएनए को जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के या दो स्पीसीज के जीन्स प्रेजेंट हैं, उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट कर दें, और जैसे ही होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करे तो वो काइमेरिक डीएनए भी रेप्लिकेट करे और बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस कर दें। उसको हम क्लोनिंग बोलेंगे, जब बहुत सारी कॉपी सेम डीएनए की हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगी। बट जब हम उस एक डीएनए फ्रेगमेंट में हम दूसरी स्पीसीज के जीन को जब इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं काइमेरिक डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं। प्लाज्मिड है क्या एक्चुअल में? प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब है कि जो हमारा बैक्टीरियल सेल है उसमें बैक्टीरिया का डीएनए, उसका जीनोम अलग होगा, और एक साइड में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा जिसके अंदर ओराई प्रेजेंट होगा। ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वो जिसकी वजह से ये जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इसकी कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं मेनली मैनिपुलेट करने के लिए जीन्स को, जब भी हम रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या फिर हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, तब हम प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बैक्टीरिया से, और इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है, और इसके अंदर ओराई प्रेजेंट होता है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, और इसमें स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती हैं जो कट कर दी जाती हैं इको आर आई के थ्रू और डिफरेंट टाइप्स के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के थ्रू, और उनको जहाँ पे वो कट करती हैं उस डीएनए को हम अलग करके वहाँ पे हम अपना न्यू स्पीसीज के डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं और इसको एक रिकम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मेनली प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम पे। तो हम आइसोलेट करेंगे इसको किससे? बैक्टीरियल सेल से। यहाँ पे बैक्टीरिया बेसिकली हम ई कोलाई लेके चलते हैं। अब ई कोलाई को क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ई कोलाई है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी मिलता है, बहुत सारे इसके स्ट्रेन होते हैं जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, और कुछ माइल्ड डायरिया, वोमिटिंग या स्टमक क्रैम्प कर पाते हैं, अदरवाइज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स। तो फिर हम एक फॉरेन डीएनए लेते हैं। फॉरेन डीएनए मीन्स मान लो हमें ह्यूमन जीन को, उस जीन को जो या तो इंसुलिन सिक्रेट करता हो या फिर कोई हमारा प्रोटीन हार्मोन सिक्रेट करता, प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन ही हमारा एग्जांपल यहाँ पे, और हम अगर बोलें कि भाई हाँ ग्रोथ हार्मोन अगर बात करें हम यहाँ पे, तो उसका हमें बल्क में प्रोडक्शन करना है, ग्रोथ हार्मोन का, इंसुलिन का, ताकि हम डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड कर सकें, और जिनकी हाइट नहीं निकल रही है उनको ग्रोथ हार्मोन दे सकें। ये
इस पर्पज़ के लिए हम एक जीन, यहाँ पे एक जीन की क्लोनिंग करना चाहते हैं, मतलब उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि हम हमारा बाय प्रोडक्ट जो कि हमारा हार्मोन है यहाँ पे वो सिंथेसाइज कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ह्यूमन सेल लेंगे, जो सेल हमारे उस पर्टिकुलर जीन को कोड करती है जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा या फिर हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। और उस सेल से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है उसको निकालना, उससे बाहर सेपरेट आउट करना, और उसके बाद उसके सीक्वेंस को, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम यहाँ पे सेपरेट आउट करेंगे। हमें पता है जीन यहाँ पे कोड किए जाते हैं कोडोन के थ्रू। कोडोन मतलब कि 3 नाइट्रोजनियस बेस पेयर का हमारा सीक्वेंस होता है, तो वो हम यहाँ पे सेपरेट आउट करेंगे और उसको हम यहाँ पे प्लाज्मिड के जो जहाँ पे प्लाज्मिड में कट किया गया होगा, किसके थ्रू कट किया गया होगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, वहाँ पे इसको हम इंसर्ट कर देंगे और फिर इसको हम बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देंगे ताकि बैक्टीरिया जैसे ही रेप्लिकेट करे ये भी रेप्लिकेट करे और इस जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाए, और फिर उन कॉपियों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है किसमें, प्लाज्मिड में। फिर हमारा प्लाज्मिड प्लस फॉरेन डीएनए बन जाता है जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं या फिर काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, क्योंकि ये 2 डिफरेंट स्पीसीज से मिलके बना है ये डीएनए। फिर उसको दोबारा से बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है, तो बैक्टीरिया भी हमारा क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम। और फिर जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरिया अबाउट 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाता है, तो उसके बहुत सारे क्लोन बन जाएंगे। क्या यूज़ होते हैं इसके, बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए एक पर्टिकुलर जीन की, जैसे मैंने बोला एक जीन है जो कोड कर रहा है ग्रोथ हार्मोन को कोड कर रहा है, या फिर मैं बोलूँ इंसुलिन को कोड कर रहा है, तो उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो उस केस में हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल हो जाती है प्रोटीन प्रोडक्ट बनाने के लिए। रिसर्च पर्पज के लिए क्या है, एक ऑर्गेनिज्म में जिसमें मेरे को मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी चेक करनी है, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस, प्लांट के केस में हम ऐसा करते हैं अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा पैदावार के लिए हम ये करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस, तब हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अदर एग्जांपल है यहाँ पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसमें हम क्या करते हैं उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरिया से। किसको, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। क्यों, क्योंकि उस जीन का हमने इंजर्ट कर दिया प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड को फिर इंजर्ट कर दिया बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट किया, प्लाज्मिड रेप्लिकेट किया, और हमारा बहुत अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन हमें मिल जाएगा। क्लोनिंग यूज़ की जाती है जीन थेरेपी में बहुत सारी, जैसे फिनाइलकीटोन यूरिया हमारी डिजीज़ है, वो हमारी एक पर्टिकुलर जीन से होती है जो एंजाइम को कोड करता है, तो वहाँ पे हम जीन थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक रिसर्च के लिए कि भी हमारा जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से जीन के थ्रू कोड किया जा रहा है, उसको हम मैनिपुलेट करके कैसे हम अपने अदर और जो ऑर्गेनिज्म है उसको उनमें एज ए सप्लीमेंट उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्लोन एनिमल था वो शिप था जिसका नेम है डॉली, एंड शी वॉज प्रोड्यूस्ड इन स्कॉटलैंड, एंड आफ्टर दैट शी लेटर प्रोड्यूस ए बोनी दैट इज़ लैम्प। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं और दोबारा से एक ओवरव्यू समझते हैं कि एक्चुअल में पूरी प्रोसेस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कैसे होती है, परफॉर्म कैसे की जाती है क्लोन बनाने तक। तो इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं इंसुलिन का। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम ई कोलाई को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ई कोलाई के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन से आप ये समझो कि बहुत सारी प्रजाति टाइप होती है, बहुत सारी वेराइटी होती है, तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस करता है, अबाउट 20 मिनट लेता है मैक्सिमम ये हमारा 1 से 2 बनाने में, मतलब रेप्लिकेशन करने में, और ये हमारा लाइसोजेनिक भी है, और प्लस लूरिया ब्रोथ LB पे ये हमारा जो कल्चर मीडिया होता है उस पर ग्रो कर जाता है, जो कि हमारा बहुत ही कॉमनली यूज्ड ब्रूथ है, जिसको हम अपना एज एगार मीडियम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ह्यूमन सेल लेंगे, जैसे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होती हैं वो हमारी क्या सिक्रेट करती हैं, इंसुलिन हमारा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, तो उससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो ऑन हाउ टू एक्सट्रैक्ट डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सेल। डीएनए को फिर हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं। कौन से हमारे हेलिकेज एंजाइम भी यूज़ किए जाते हैं, एंडोन्यूक्लियस भी, एक्सोन्यूक्लियस भी, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं डीएनए को कट करने के लिए। मैटर क्या करता है कि हमें डीएनए को कहाँ से कट करना है। अगर हमें इन बिटवीन मतलब मिडिल, अगर हमारा पूरा यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है
हमारा न्यूक्लियोटाइड का, और हमें इन बिटवीन कहीं पे बीच में इसे कट करना है तो हम एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही? क्योंकि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मान लो मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्लाज्मिड और एक ले रही हूँ ह्यूमन सेल, जैसे मैंने यहाँ पे पैनक्रियाटिक बीटा सेल ले ली, तो वो बीटा सेल में भी सेम सीक्वेंस को कट करेगा और वो प्लाज्मिड में भी सेम सीक्वेंस को कट करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। प्लस वो बीच में कट करता है, एंडोन्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि वो एंड पे कट नहीं करेगा, इन बिटवीन और मिडल में कट करेगा फ्रेगमेंट के। दूसरा ये है कि भाई वो कभी तो हमारा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे ये हमारे स्टिकी एंड का एग्जांपल है और ये हमारे ब्लंट एंड, तो वो दो तरह के एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, जिसकी वजह से हमारे दो जो फ्रेगमेंट है वो एक दूसरे में फिट हो पाते हैं। और दूसरा ये हमें पता है डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, तो वो दोनों ही शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है दोनों को कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा एंडोन्यूक्लियस होता है वो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जिनको मैं आगे से पीछे से कहीं से भी पढ़ूँ वो सेम ही पढ़ा जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, GTAATG। अगर मैं इसको इधर से पढ़ रही हूँ तो GTAATG, अगर मैं इधर से पढ़ रही हूँ इसको तो फिर भी क्या आ रहा है GTAATG। तो मैं इसको राइट से पढ़ूँ या लेफ्ट से पढ़ूँ ये सेम ही हमारे लेटर्स आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी टू टाइप के होते हैं, एक मिरर लाइक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है और एक होता है हमारा इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो मिरर लाइक का एग्जांपल ये है GTAATG। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैं इन्वर्टेड रिपीट की, तो इन्वर्टेड रिपीट भी सेम ही रीड किए जाते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड में, बट वो कंप्लीमेंट्री जो हमारा कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है उसमें पाए जाते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे GTATAC की, तो ये कंप्लीमेंट्री किसके होगा, CATATG के कंप्लीमेंट्री होगा, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये मेनली 5 टाइप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, और डिफरेंट अलग अलग जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनकी जो सीक्वेंस है जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कट करने के लिए वो अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे इको R1 है जिसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोर्स दिया गया है, जैसे इकोलाई R113 से हम उसको क्या कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट का नेम है, ये प्लस स्ट्रेन का नेम है जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया। इकोलाई हमारा बैक्टीरिया, तो सोर्स यहाँ पे है कि किससे हम उसको एक्सक्रीट करेंगे उस पर्टिकुलर एंजाइम को, वो उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी GAATTC 5' to 3', क्योंकि वो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, तो हमारा एक स्ट्रैंड 5' to 3' रन करता है, एक 3' to 5' रन करता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर रहा है। और दूसरा हमारा CTTAAG 5', तो ये दोनों स्टिकी एंड बना रहा है कि वो एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। अगर हम हिंट 3 की बात करें तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। BAM-H1 भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, और ये हमारा साल1 भी स्ट्रिप्टोमाइसिस से प्रोड्यूस किया जाता है, स्ट्रिप्टोमाइसिस से फंजाई। तो sorry, it is not fungus, it is a bacterium and it is a gram positive bacteria स्ट्रिप्टोमाइसिस। तो हमारे साल1 स्ट्रिप्टोमाइसिस से लिया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही बाल1 भी हमारा है 3B भी ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेमी ब्लंट मतलब बिल्कुल क्लियर कट दे रहे हैं वो, तो वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके हमने हमारे जो हमने पैनक्रियाटिक बीटा सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था उसको कट कर लिया और ह्यूमन इंसुलिन जीन को हमने सेपरेट आउट कर लिया।
अब ई कोलाई से हमने प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया। प्लाज्मिड क्या था? हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये हमारा ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम बोले प्लाज्मिड है। इसमें हमारी हिंट 3 की को कट की भी रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट है। BAM-H1 के लिए भी है, PUV फर्स्ट के लिए, PST फर्स्ट के लिए, साल फर्स्ट के लिए, हमारी डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, इको R1 के लिए भी, क्ले फर्स्ट के लिए भी, डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए इस यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मिड के अंदर, जो प्लाज्मिड हम ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसलिए एडवांटेजियस हो जाता है हमारा ई कोलाई से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करना। इको आर या फिर हम बोले सॉरी PBR322 को हम एक्सट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम कोई भी एंजाइम इनमें से यूज़ कर सकते हैं उसको कट करने के लिए। तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि हमें बार बार अगर एक हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो हमारा एम्फिसिलिन होता है और टेट्रासाइक्लिन होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। मतलब अगर मैंने इसको एगार प्लेट पे ग्रो करवाया और ये एंटीबायोटिक दी तो ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करके ग्रो करेंगी, कॉलोनी फॉर्म करेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। अब इसमें हमने कट बना लिया कोई भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके हम ह्यूमन इंसुलिन जीन को हम सेपरेट आउट करेंगे, कट करेंगे, वह उसी एंजाइम का यूज़ करके हम यहाँ पे भी कट डालेंगे और फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। और लाइगेज एंजाइम, लाइगेज मतलब जो दोनों को ज्वाइन करता है, वो यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन जीन को PBR322 में क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा और एक काइमेरिक और रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रोड्यूस कर देगा। और उसके बाद हम उसको इंसर्ट करेंगे ई कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू। फिर ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस हो जाएंगी और क्लोन बन जाएंगे। अभी जैसे हमने बात की थी कि भाई ह्यूमन जो इंसुलिन जीन है उसको अलग से कर लिया हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, वहाँ पे हमने स्टिकी एंड बना लिए और हमने क्या किया? प्लाज्मिड में भी कट कर लिया और उसमें भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर लिए। तो एक हमारे पास यहाँ पे डीएनए बैकबोन है जिसको हमें इंसर्ट करना है। मतलब एक हमारा फॉरेन जीन की है या फिर बोले फॉरेन डीएनए है, और एक हमारे पास है होस्ट का डीएनए। जैसे यहाँ पे होस्ट क्या है? प्लाज्मिड। तो हम यहाँ पे सेम एंजाइम का यूज़ करके कट बना रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही जो हमारे एंड प्रोड्यूस होंगे, स्टिकी एंड, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। और यहाँ पे लाइगेशन मतलब दोनों को ज्वाइन कर देना, लाइगेट कर देना। तो लाइगेशन के लिए लाइगेज एंजाइम यूज़ होगा और वो क्या करेगा? कंप्लीमेंटरिटी का यूज़ करके, जैसे टी का कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस ए है और हमारा सी का जी है, तो इस तरह कंप्लीमेंटेशन के थ्रू यहाँ पे लाइगेज एंजाइम दोनों को लाइगेट कर देगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक एंड बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में। हीट शॉक जब हम बैक्टीरिया को केमिकल के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करवाते हैं। और फिर हीट शॉक मतलब उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है ताकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो सके और उसमें हम इंसर्ट कर सकें अपने प्लाज्मिड को। इलेक्ट्रोपोरेशन हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके बम्बार्डमेंट के थ्रू करवाते हैं इंजर्शन प्लाज्मिड का। ये जो प्रोसेस है मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में थोरोली डिस्कस करूँगी। एंड आफ्टर डैट हम डीएनए एंड जीन लाइब्रेरीज प्रोड्यूस करते हैं। हमने यहाँ तक अपना सारा सब समझ लिया है कि भाई हम कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जीन लाइब्रेरी का बेसिक मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमने प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट बना लिया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है और उस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को मैंने बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। अब वो जो बैक्टीरिया है ना, वो जितनी बार रेप्लिकेट करेगा उतनी बार प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो प्लाज्मिड में वो पर्टिकुलर जीन जो मैंने इंसर्ट किया था वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो उस जीन को मैं जीन लाइब्रेरी की फॉर्म में सिक्वेंसिंग के लिए डीएनए लाइब्रेरी भी बोल सकती हूँ, उसको जीन लाइब्रेरी भी बोल सकती हूँ। अगर लॉन्ग डीएनए सिक्वेंस है जिसमें बहुत सारे जीन है तो उसको मैं डीएनए लाइब्रेरी बोलूँगी। अगर उसमें एक पर्टिकुलर सिक्वेंस प्रेजेंट है तो उसको जीन लाइब्रेरी बोलूँगी। तो उनको मैं एक्सट्रैक्ट करके सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ, डिफरेंट स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे जीनोमिक लाइब्रेरी।